बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 6 है हमारा एनिमल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने तमाम चैप्टर्स की वीडियोस, हर टॉपिक की वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस चैप्टर के भी पहले वाले जो चैप्टर क्वेश्चंस हैं, उनके टॉपिक्स, उनके वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और उसके साथ एक्सरसाइज जितने भी चैप्टर्स की हैं वो भी मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, गूगल ड्राइव पर मौजूद है, आप वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट है। हमने इससे पहले मेल सेक्सुअल हार्मोन्स के हवाले से बात की थी और उस फीमेल सेक्सुअल हार्मोन की बात हमने की है, डिस्कशन की है, कम्प्लीटली डिस्कशन की है। और उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से भी हमने डिस्कशन की है। आज जिस बात की हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। अब हमने सबसे पहले इनके कंपोनेंट्स देखने हैं कि इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आए देखें, नंबर फर्स्ट पर देखें तो जो कंपोनेंट है वो है टेस्टिस। याद रखिए, जो टेस्टिस होते हैं ये पेड़ होते हैं। हमने इसमें याद रखना है कि ये पेड़ है। एक बात हमने कही, ये पेड़ है। दूसरी बात हम कर रहे हैं, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी मौजूद। बॉडी से बाहर किस में होते हैं? सेक्रोटम, एक सैक है, ये एक स्किन बैग है, ये इसमें मौजूद होते हैं। और बॉडी से बाहर इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि इसको टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करना होता है। यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है तमाम मैमल्स हैं उनका 37 होता है, और जितने भी मैमल्स हैं उनके मेल के जो मेल गोनेड्स यानी कि टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी मौजूद होते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बॉडी के निस्बत कम प्रोवाइड करना होता है। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ के जितने भी एंजाइम होते हैं वो बॉडी के टेम्परेचर से कम ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम कर रहे होते हैं। बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 होता है, लेकिन जो सेक्रोटम है यानी कि टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक्टिव स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, फॉर एक्टिव स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और टेम्परेचर कितना रिक्वायर है? 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रिक्वायर होता है। तो ये हमने टेस्टिस के हवाले से बात की है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। पेड़ होते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होते हैं, और इनका काम क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने ऑलरेडी लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। एक इसका ये काम होता है। दूसरा आपने याद रखना है कि ये एंडोक्राइन भी है, एंडोक्राइन है, यानी कि दूसरा इसका फंक्शन है हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन प्रोडक्शन के हवाले से भी है। हमें पता है कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, हमने इस हवाले से डिस्कशन की हुई है। ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। ये टेस्टिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट में इसका आएगा, नंबर फर्स्ट पे हमने डिस्कशन की है कि ये टेस्टिस हैं। नंबर सेकंड पर हम देखते हैं कंपोनेंट में क्या आ जाएगा। नंबर सेकंड, टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन ट्यूब्यूल्स की अगर बात करें, ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जो टेस्टिस में मौजूद होती हैं। ट्यूब्यूल्स किस में मौजूद होती हैं? प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। टेस्टिस का सिंगुलर टेस्टिस होता है और इसका प्लूरल टेस्टिस होता है। अच्छा, इनका रोल भी हमने देखना है कि इनका काम क्या होता है। हम देखें तो इनका काम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कौन कर रहा है? वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा और इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस होता है किसमें है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में मौजूद होती हैं? ये टेस्टिस के अंदर मौजूद होती हैं। टेस्टिस से फिर जब स्पर्म बन जाते हैं फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर स्पर्म डक्ट आती है। इससे नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आएगा उसको हम क्या लिखते हैं? स्पर्म डक्ट। इसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। इसके और भी नाम है, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको वॉस डेफरेंस भी कहते हैं। वॉस डेफरेंस, इसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं और वॉस डेफरेंस भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स को, ये स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसके नेक्स्ट अगर हम देखें जो स्ट्रक्चर आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से, तो उसको हम क्या लिखेंगे? नंबर 4 पे हम उसे लिखते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर मौजूद होती है। ये क्या करती है? देखो, इन्होंने इजैकुलेशन करानी है, यानी कि इजैकुलेशन का मतलब ये होता है, नाम से देखें, यानी कि ये स्पर्म को रिलीज़ करवाने में हेल्प कर रही होती है। तो ये फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए स्पर्म को स्टोर करती है। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ स्टोरेज ऑफ स्पर्म। किसका काम है? ये इजैकुलेटरी डक्ट कर रही होती है। इजैकुलेटरी डक्ट आगे किस में ओपन होती है? एक डक्ट है, उसका नाम है यूरिथ्रा। एक ट्यूब है जिसका नाम यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा क्या कर रही है जी? देखें तो ये यूरिन भी पास करती है, प्लस ये सीमन को भी पास करती है। अब सीमन क्या है? इसमें याद रखिएगा स्पर्म होते हैं प्लस फ्लूइड भी होता है। अब ये फ्लूइड कहाँ से आता है? ये एक अलग से है, और ये भी आपने याद रखना है कि ये यूरिथ्रा होती है, इसको हम कहते हैं यूरिनो जेनिटल डक्ट कहते हैं। यूरिनो जेनिटल डक्ट इसे कहते हैं, यानी कि ये यूरिन भी पास करते हैं और जेनिटल ऑर्गन का भी ये पार्ट है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, यानी कि सीमन यानी कि स्पर्म को भी पास करती हैं। तो अब हमने देखना है कि ये जो फ्लूइड है ये कौन सी, इनके लिए अलग से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिनका हमने जिक्र करना है। वो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, उनका काम किस में होता है? रिप्रोडक्शन के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। आए जी देखते हैं जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सेसरी ग्लैंड्स में नंबर 1 पे जो हम जिक्र करेंगे वो क्या है? उसे लिखते हैं सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल्स। नंबर 2 हम लिखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और नंबर 3 पर हम लिखते हैं जी, उन्हें कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड्स। कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, और इन्हीं का एक और नाम है जिसको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये ग्लैंड्स हैं। अगर देखें तो मोस्टली ये पेड होते हैं, प्रोस्टेट सिंगल होता है और ये भी पेड होते हैं। तो इस तरह से आपको ये नज़र आते हैं। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। अब इन तीनों ने क्या बनाना है? इन्होंने एक फ्लूइड, तीनों ने हम कहते हैं कि फ्लूइड की प्रोडक्शन करानी है। और फिर हम देखते हैं कि एक सीमन की जब हम बात कर रहे थे तो इस सीमन के अंदर 2 चीज़ें मौजूद हैं। स्पर्म भी मौजूद है, हम इसमें लिखते हैं
कि इसमें स्पर्म्स भी मौजूद हैं और प्लस हम इसमें कहते हैं कि इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है। अगर स्पर्म की क्वांटिटी चेक की जाए तो सिर्फ 10% स्पर्म होते हैं और बाकी 90% उसमें क्या होता है, बाकी फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड में क्या होते हैं, न्यूट्रिशन हो सकती है, एंजाइम होते हैं, विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड की बात कर रहे हैं, फ्रुक्टोज होता है एंड सिट्रिक एसिड होता है और मुख्तलिफ एंजाइम हो सकते हैं जैसा कि हाइलुरोनिडेज होता है, वेजिकुलेज होता है, मल्टीपल एंजाइम्स हैं, मैंने बस नाम ले लिया है, आप इसको ज़रूर सुन लीजिएगा। तो हम कह रहे हैं कि इस फ्लूइड की वो कंपोजिशन होती है बेसिकली। तो बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। इस सारे स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं जी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट क्या बोलेंगे? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो क्या हैं, इसके टेस्टिस हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है, प्रोड्यूस स्पर्म जिनका काम स्पर्म है, और डक्ट्स दैट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म एंड ग्लैंड्स, डक्ट्स भी होती हैं और इसके साथ ग्लैंड्स भी होते हैं। ये तीन बातें हैं। पहले एक पार्ट आ जाएगा यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि टेस्टिस, फिर डक्ट्स हैं, फिर ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, फ्लूइड को ऐड करता है। टेस्टिस आर लोकेटेड इन द पाउच स्किन नोन एज सेक्रेटम। ये कई दफ़ा एमसीक्यू आया हुआ है, आपने इसको याद करना है। विच हैंग्स बिलो द बॉडी, ईच टेस्टिस कंटेन कॉइल ट्यूब्यूल कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सीमन से है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वेयर स्पर्म इज फॉर्म्ड। वंस द स्पर्म मैच्योर इट कलेक्ट्स इन द डक्ट ऑफ टेस्टिस एंड मूव टू एपिडिडिमस। जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस से बाहर एक डक्ट मौजूद होती है जिसे क्या बोलते हैं, एपिडिडिमस। अगर यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पे अगर देखें तो यहाँ पर आपको ये एपिडिडिमस नज़र आ रही है और ये बाकी आपको ये टेस्टिस नज़र आ रहा है। इस टेस्टिस के बाहर एक कॉइल ट्यूब्यूल नज़र आ रही है जिसको क्या बोल रहे हैं, एपिडिडिमस का नाम देते हैं। ये एपिडिडिमस मौजूद है। अच्छा, इसके बाहर आप देखें एक कवर नज़र आ रहा है, इस कवर को हम क्या लिख रहे हैं जी, सेक्रोटम कहते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से एक ट्यूब जा रही है, ये जा रही है, इसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। ये स्पर्म डक्ट आप अगर देखें तो ये ब्लैडर के साथ, ये ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर, इस यूरिनरी ब्लैडर के साथ बिल्कुल मीट कर रही है और यहाँ पर आपको ये एक ग्लैंड भी नज़र आ रहा है। इस ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है। और फिर यहाँ से ये डक्ट निकल रही है और इस तरह से इजैकुलेटरी डक्ट, देन ये कन्वर्ट हो जाएगी आगे, आप देखें तो ये यूरिथ्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको ग्लैंड नज़र आ रहा है, ये सेमिनल वेसिकल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इससे आगे आपको यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड नज़र आएंगे और इस तरह से ये ग्लैंड, प्रोस्टेट भी हो गया, कॉपर्स भी हो गया और सेमिनल वेसिकल भी हो गया और प्रोस्टेट ग्लैंड भी हो गया। और इसके साथ ये जो डक्ट आपको पहले नज़र आएगी, ये डेफिनेटली ये यहाँ पे ये स्पर्म डक्ट नज़र आ रही है और वॉज डेफरेंस भी कहते हैं, वॉज डेफरेंशिया भी कहते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपको ये फिर लास्ट पे ये यूरिथ्रा नज़र आएगा जिसने यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करना है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और यूरिथ्रा के लिए हमने बात की कि इसने स्पर्म भी पास करने हैं और इसने यूरिन भी पास करना होता है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं जी। From the epididymis, the sperm travels through a sperm duct called the vas deferens. vas deferens होते हैं यानी कि epididymis से vas deferens से यानी कि जैसे sperm duct कह रहे हैं, both vas deferens join the urethra just below the urinary bladder। यानी कि दोनों टेस्टिस से जो स्पर्म डक्ट आ रही होती हैं, vas deferens आ रही होती हैं, वो दोनों जो हैं वो ब्लैडर से नीचे यानी कि यूरिथ्रा के साथ वो अटैच हो रही होती हैं। The urethra serves as passage for both sperm and urine. Semen is the fluid। अब सीमन के लिए अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सीमन क्या है। हमने कहा ये सीमन वो फ्लूइड है जो कि किससे बनता है, असेसरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। That contains sperm with about 10% sperm and 90% fluid. A sperm moves from the testis to the urethra. Different glands aid
एड्स fluids, seminal vesicle provide nutrients for the sperm. The prostate gland adds a fluid that neutralize acidity and Copper's gland produce lubricant, यानी कि ये म्यूकस प्रोवाइड कर रहा होता है इसको। तो ये आपके पास इनकी सेक्रीशंस हैं। ग्लैंड्स कौन सी हैं, कितने हैं, 3 हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा आया है। और इनके फिर फंक्शंस क्या हैं। उसने लिखा है कि सेमिनल वेजिकल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन कर रहे होते हैं। और जो लास्ट पे कॉपर्स ग्लैंड की बात कर रहा है वो क्या कहता है कि ये म्यूकस प्रोवाइड करते हैं जो कि लुब्रिकेशन कर रहा होता है। तो ये आपका यहाँ पर अगर देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो उसी तरह से आप जिस तरह के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं ह्यूमन का, यहाँ पर ओवरीज हैं, फिर फिलोपियन ट्यूब है, डक्ट भी इसे कहते हैं, यूट्राइन डक्ट भी कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। देन यूट्रस आ जाती है, यूट्रस के साथ आपको सर्विक्स नज़र आती है एंड उसके बाद बर्थ कैनाल या वैजिनल कैनाल भी नज़र आते हैं। तो इसी को हमने आगे एलाबोरेट करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये रैबिट की बात की जा रही है। रैबिट की बात कर रहे हैं जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर उसी तरह से क्या डिस्कस करने हैं जी, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स जो स्ट्रक्चर होता है, जाहिर सी बात है सिस्टम किसी एक ऑर्गन से नहीं मिलके बनता, सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑर्गन मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमने नंबर फर्स्ट पर किसका जिक्र करना है, हम कहते हैं जी ओवरीज मौजूद है, ओवरीज मौजूद है। नंबर सेकंड, ओवरीज के साथ आगे डक्ट होती है, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट कहते हैं, या इसको फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब। अच्छा, नंबर थर्ड पे हम कहते हैं क्या मौजूद है, यूट्रस मौजूद है। और नंबर 4 पर क्या मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं वेजिना भी कहते हैं और इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। वेजिना और बर्थ कैनाल। अब इसके हवाले से देखें तो नंबर फर्स्ट पर आप बात कर रहे हैं जी ओवरीज। हमने कहा ये 2 हैं, पेयर्ड है। फिलोपियन ट्यूब कितनी है, पेयर्ड है। यूट्रस सिंगल है और वेजिनल कैनाल भी सिंगल है। सबसे पहले हमने इनके नंबर की बात कर ली है। और इसी तरह ओवरीज की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये ओजेनेसिस कराते हैं, यानी कि एग की फॉर्मेशन होती है। ओविडक्ट क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं एग को। और यूट्रस क्या करती है, इसका काम है, देखें जब प्रेगनेंसी होती है तो इसने डेवलपमेंट करानी है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जो प्रेगनेंसी होनी है, इम्प्लांटेशन होनी है, वो किसके अंदर होती है, वो यूट्रस के अंदर होती है। बर्थ कैनाल वो है जब यहाँ से इन्होंने पास करना होता है, यानी कि बर्थ करवानी है, बेबी को पास करना है जब उसकी बर्थ हो रही है। ये इसके अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है। फिर हमने ओवरी के हवाले से बात की कि क्या इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं और वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, किस से कन्वर्ट होते हैं। ये बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की हुई है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। तो यहाँ पे ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ करें ये ओवरी मौजूद है और हमने कहा कि इसके अंदर क्या मौजूद हैं जी, सेल्स मौजूद हैं,
फॉलिकल सेल्स जिन्हें कहते थे, फॉलिकल सेल्स को एक हार्मोन आके स्टिमुलेशन देता है जिसका नाम था FSH, और FSH से क्या बनेंगे, ये ग्रो करेंगे और इससे एक फॉलिकल जो है वो बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते थे, ग्राफियंस फॉलिकल बनेगा। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हम देख रहे हैं क्या बनता है जी, इसके अंदर ही एग होता है। जब यहाँ से एग रिलीज हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये क्या हो जाती है, ओवुलेशन हो जाती है, रिलीज ऑफ एग। और ये वाला स्ट्रक्चर एक येलो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसको हम क्या बोल रहे थे, कॉर्पस ल्यूटियम कहते थे, कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि इसको ल्यूटिनाइजेशन कहा जाता है। और ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। अच्छा, फिर इससे क्या बन रहा होता है जी, एस्ट्रोजन बन रहा होता है। ये कंप्लीट एक मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से अगर देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट इंक्लूड द ओवरीज, कितनी होती हैं, पेड होती हैं, और इसके साथ डक्ट्स होती हैं और ग्लैंड्स भी होते हैं। ओवरीज आर स्मॉल ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द किडनी। ये आपने क्या देखा है कि पोजीशन देख ली है और कितनी है, किस शेप की है, शेप देखी है, फिर उनके नंबर देख लिए हैं और फिर हमने उनकी पोजीशन देख ली है। Like most animals, female rabbits have 2 ovaries. The outer part of each ovary produces egg cells. Each egg cell is surrounded and nourished by a cluster of specialized cells जिनको हम क्या बोल रहे थे, follicle cell. When an egg cell is released from the ovary, it enters the fallopian tube which is located close to the ovary. अब यहाँ पर देखें ये क्या मौजूद हैं, ये ओवरीज मौजूद हैं। ओवरी से जब एग निकलेगा वो किस में आ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रही है फिलोपियन ट्यूब नज़र आ रही है, ये फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब से ये देखें फिलोपियन ट्यूब आगे मूव कर रही है और ये पहुंच रही है किसके पास, यूट्रस के पास। ये यूट्रस के हॉर्न नज़र आ रहे हैं, एक राइट और एक, ये राइट है और ये लेफ्ट आ गया। आगे ये यूट्रस की बॉडी आ जाती है और यहाँ पर एक ओपनिंग नज़र आ रही है, इस ओपनिंग को कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स आगे ओपन हो रही है, देखें तो ये बर्थ कैनाल के अंदर ये सर्विक्स आ गई और यहाँ से ये आगे बर्थ कैनाल यानी कि वेजिनल कैनाल है, ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग भी आ जाती है। व्हेन एन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इट एंटर टू द फ्लोपियन ट्यूब विच इज लोकेटेड क्लोज टू द ओवरी। ये बिल्कुल ओवरी के पास होते हैं, यानी कि यहाँ एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, यानी कि एग यहाँ पर आया है, पहले बॉडी में रिलीज किया जाता है, फिर यहाँ पे इसके पास फिमरी होते हैं, इसको कैच करते हैं और फिर ये इसके पास चला जाता है। फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन द फिलोपियन ट्यूब एंड इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड द रिजल्टिंग ज़ाइगोट इज कैरिड टू द यूट्रस। इन रैबिट द यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन नोन एज यूट्राइन हॉर्न्स विच इवेंचुअली जॉइन एंड लीड टू द वेजिना। ये दोनों हॉर्न जो हैं वो आगे कंबाइन होते हैं, किसके अंदर ओपन हो रहे होते हैं, वेजिना। वेजिना को हम क्या बोल रहे थे, बर्थ कैनाल भी बेसिकली वो कैनाल होती है जहाँ से बेबी डेवलपमेंट होने के बाद जिसकी बर्थ होती है उसने पास करना होता है। द सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स जो होता है ये यूट्रस का सबसे लोअर पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, ये एक नैरो ओपनिंग होती है that separate it from the birth canal where sperm is deposited during mating। यानी कि मेटिंग क्या होती है, जब एक मेल फीमेल की बॉडी में स्पर्म को डिपॉजिट कर रहा होता है, उस प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम मेटिंग कहते होते हैं। अब वो मेटिंग में जो स्पर्म होते हैं वो किस में डिपॉजिट किए गए, वेजिना में, और वेजिना से फिर वो सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में पहुंचते हैं, यूट्रस से फिर वो फिलोपियन ट्यूब में जाते हैं, फिलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर मुश्तमिल था। अब इसमें हमने जब भी इसको डिस्कस करना है तो हम क्या कहते हैं जी, सबसे पहले तो हमने सपोज करें आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने नंबर फर्स्ट पर क्या करना है, सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको उनका स्ट्रक्चर भी बताना है, फिर आपने उसको उसके फंक्शंस भी लिखने हैं, फिर जाहिर सी बात है उसको आपने लेबल भी करना है।
स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंपोनेंट्स और फंक्शन लिखेंगे, फिर आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो। पॉसिबल है कि मेल रिप्रोडक्टर सिस्टम का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, पॉसिबल है फीमेल। दोनों अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और इसमें से MCQ भी पॉसिबल है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर के तमाम लेक्चर्स की जो वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें, हम डेली बेसिस पर उस पर MCQ पोस्ट करते हैं, आपका करेक्ट आंसर भी होता है। सपोज करें आपका क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है तो आपको राइट आंसर वहाँ पे मिल जाता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स के आपको MCQ वहाँ पे मिलेंगे, और इन लेक्चर्स के लिंक्स भी मिलेंगे, आप फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं आप, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।